आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के आगे जो ट्रायल चलता है, जो कि जुडिशियरी में तो बहुत बार पूछा जा चुका है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, यानी सेमेस्टर एग्जाम में, जो कि डील करता है सीआरपीसी सेक्शन 225 से लेके 237 तक। लेकिन हम पढ़ेंगे 225 से लेके 236 तक आज। चलिए पढ़ते हैं 225 कहता है कि जो भी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ट्रायल चलेगा, जो भी केस चलेगा कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, वो कौन कंडक्ट करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है? इसको हिंदी में कहते हैं लोक अभियोजक, और लोक अभियोजक को आम भाषा में कहते हैं, यानी बोलचाल भाषा में कहते हैं सरकारी वकील। तो यही कंडक्ट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, यानी कि क्या कंडक्ट करेगा? केस कंडक्ट करेगा। कौन सा केस कंडक्ट करेगा? तो क्रिमिनल केस कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं 226 के अंदर। 226 के अंदर होता है ये कि जो भी अपराधी है, या तो उसको पकड़ के लाया जाता है या तो वो सरेंडर कर देता है। हाँ, अब दोनों ही कंडीशन में वो आता है कोर्ट के सामने। तो अब कोर्ट क्या करता है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है कि जो भी उस पर एलिगेशन है, जो भी चार्ज है, वो बताता है कि आप पर ये चार्ज है, और उस चार्ज को भी डिस्क्राइब करता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि डिस्क्राइबिंग द चार्ज, यानी चार्ज जो जैसे 302, तो 302 सिर्फ ये नहीं बता देगा कि आप पे 302 लगा हुआ है, उसको साथ में ये भी बताएगा कि 302 होता क्या है, 302 में कितना सज़ा है। ठीक है, ये भी बताएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी एविडेंस है एक्यूज्ड के खिलाफ, एविडेंस भी बताएगा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास एविडेंस है जो कि आपको अपराधी साबित कर देगा। ठीक है, उसके बाद 227 के अंदर आइए, और डिस्चार्ज, यानी केस यहाँ पे ख़त्म हो सकता है अगर कोर्ट चाहे तो अगर दोनों को सुनने के बाद, एविडेंस को देखने के बाद, अगर कोर्ट ऑफ सेशन के जज को लगता है कि ये जो एविडेंस है ये काम का नहीं है, ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता, ये आदमी ने ऐसा नहीं किया, तो फिर क्या करेगा? उस आदमी को वहीं पे डिस्चार्ज कर देगा, यानी छोड़ देगा। और जो डिस्चार्ज करेगा वो रिकॉर्ड कर लेगा कि इस कारण से हमने यहाँ पे इसको छोड़ा है, वो रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद 228 के अंदर होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर जज को ऐसा लगता है कि ये एविडेंस काम का है और ये आदमी इसको ये एविडेंस इसको गिल्टी प्रूव कर देगा, यानी ये आदमी ऐसा कर सकता है या किया होगा, तो फिर फर्दर आगे बढ़ जाएगा केस, यानी उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा। और चार्ज फ्रेम होने के बाद जो लगेगा कोर्ट ऑफ सेशन को कि ये अति गंभीर अपराध नहीं है, यानी कि ये अपराध कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं चलना चाहिए, तो वो क्या करेगा? चार्ज फ्रेम करके ट्रांसफ़र कर देगा केस को। कहाँ? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये पावर है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। और कोर्ट ऑफ सेशन ही टाइम भी बता देगा कि इस तारीख को इतने बजे आप इस कोर्ट में चल जाइए, इस मजिस्ट्रेट के सामने चल जाइए, और इस केस को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये वारंट केस हो। हाँ, ऐसे ही इसको ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद ये तो हो गया कि ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर देगा। लेकिन अगर अब सेशन कोर्ट को लगेगा कि ये सेशन कोर्ट में ही चलना चाहिए, तो क्या करेगा? यहाँ पर चार्ज फ्रेम करके ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर क्या करेगा? चार्ज लिख के अपने ही पास रख लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्लॉज 2 में बता रहा है कि जब चार्ज बनाएगा, तो चार्ज बनाने के बाद जो चार्जेस है वो उसको सुनाया जाएगा। किसको? एक्यूज्ड को, जिसके खिलाफ वो चार्जेस है, जो चार्ज है वो सुनाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि ये चार्ज है आपके खिलाफ, ये अपराध है आपके खिलाफ, क्या आप इस अपराध को मानते हैं? जज पूछेगा कि क्या आप ये अपराध को मानते हैं। अगर वो बोलता है हाँ, तो फिर उसको 229 के अंदर सजा हो जाएगा। अगर बोलता है ना, तो फर्दर आगे बढ़ जाएगा, 230 के हिसाब से चलने लगेगा केस। हाँ, तो पहला कंडीशन देखते हैं, अगर वो हाँ बोल दे तो क्या होगा? अगर हाँ बोल देगा तो फिर उसको सजा हो जाएगा, यानी कि, और ये जज पे डिपेंड करता है कि वो कितना सुनाएगा। अगर 10 साल का सज़ा है तो जज का मन हो सकता है वो 8 साल का सुनाए। हाँ, लेकिन जज का ये मन नहीं हो सकता कि 6 महीने का सुनाए। हाँ, तो ये अपने हिसाब से समझ लीजिए। हाँ, तो जज पर डिपेंड करता है कि वो कितना सज़ा सुनाएगा। ठीक है, उसके बाद 230, अगर यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, तो फिर फर्दर आगे बढ़ जाएगा 230 के। अब क्या होगा? कोर्ट एक डेट दे देगा कि इस डेट को जितना या एक डेट पे एक ही विटनेस वैसे आता है जनरली कोर्ट में, लेकिन कोर्ट बताता है कि इस तारीख को विटनेस को बुलाइए। एक तारीख दे देता है और बोलता है इस विटनेस को और जितना भी डॉक्यूमेंट इसके खिलाफ है वो सब लेके आइए। अब होता है 231, इसके अंदर क्या होता है कि जज जो डेट फिक्स किया था वो डेट में जितना भी एविडेंस है वो उसके सामने प्रोड्यूस किया जाता है।
ठीक है, अब कर दिया, जितना भी डॉक्यूमेंट है प्रोड्यूस कर दिया। और 2 बताता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर जज चाहे, ये पूरा जज पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने देगा, नहीं तो नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। अगर वो चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन करा सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं करा सकता है। हाँ, और अगर कोर्ट चाहे यानी जज चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन को तब तक रोक सकता है जब तक कि जितना भी विटनेस है सबका गवाही ना हो जाए। जितना भी विटनेस है सबका गवाही हो जाएगा, उसके बाद वो चाहे जज चाहे तो रिकॉल भी कर सकता है किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। तो हो सकता है रटा रटाया बोल दे आदमी और फिर 1 घंटे बाद भूल जाए, तो 1 घंटे बाद भी बुला सकता है और बोल सकता है कि आपने जो बोला वो फिर से बोलिए। हाँ, रिकॉल कर देगा उसको, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ उसके बाद होता है 232 विटनेसेस के बाद, गवाही के बाद और एविडेंस के बाद होता है एक्यूटल 232। इसमें क्या होता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाँ, जज को अगर मेनली यहाँ तक 232 तक मेन पावर प्रोसिक्यूशन जो है वो पीपी ही है, यानी कि जो सब कुछ इसके खिलाफ ही होता है यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक सब खिलाफ रहता है उसका एक्यूटल। अगर जज को ऐसा लगता है कि ये एविडेंस काम का नहीं है, विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, तो फिर क्या करे, एक्यूटल कर देगा। एक्यूटल करके छोड़ देगा, यानी केस यहाँ पे ख़त्म। एक्यूटल कर देगा, कोई एविडेंस नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड करेगा। हाँ, जो भी उसको जिस कारण से छोड़ेगा, एक्यूटल करेगा, वो जज रिकॉर्ड कर लेगा किस कारण से हम इसको छोड़ रहे हैं। अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इन्हें बरी करता हूँ, तो वो यहीं पर होता है, यानी फिल्मी जो स्टाइल है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ भी एक्यूटल नहीं हुआ तो 233 के अंदर जाइए। 233 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर नहीं होता तो डिफेंस बुलाया जाता है। तो डिफेंस क्या करेगा, जो एक्यूज्ड है वो एक रिटन स्टेटमेंट देगा अपनी तरफ से कि जितना भी विटनेस है और उसको बुलाया जाए और मेरा बात सुना जाए, गवाही लिया जाए, ये सब। हाँ, जो भी उसके पास एविडेंस है वो प्रोड्यूस करेगा, बताएगा कि ये गवाह को लाया जाए। अब क्या होगा, ये जज पे डिपेंड करता है। अगर जज चाहे तो उसके आदमी को बुला सकता है गवाही में, लेकिन अगर जज को ऐसा लगता है कि नहीं, ये आदमी केस को बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा है, यानी कि इस केस को खींचने के लिए ऐसा बोल रहा है जिससे कि कोर्ट का टाइम लैप्स होगा। हाँ, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो, यानी कोर्ट नहीं मतलब जज, जहाँ हम कोर्ट बोल रहे हैं वहाँ जज समझिए कि अगर जज को ऐसा लगता है तो जज क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को खारिज कर देगा और इसकी तरफ से किसी भी विटनेस को नहीं बुलाएगा। ये जज का पावर है। हाँ, अगर जज चाहे तो करेगा। उसके बाद 234 में क्या है कि आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट किस में होगा, तो दोनों में होगा, यानी कि जो एक्यूज है उसमें भी और जो विक्टिम है उसमें भी, यानी कि दोनों में ही होगा। हाँ, तो दोनों में बहस होगा, इधर पीपी करेगा या तो उधर एक्यूज करेगा या उसके बिहाफ पर कोई होगा वो करेगा। कोई क्या मतलब लीगल पर्सन यानी कि एडवोकेट ही कर सकता है, तो वही करेगा बहस। दोनों में, दोनों एग्जामिनेशन करेगा विटनेस का, सब कुछ पूछेगा, बताएगा। हाँ, ये भी बताएगा और वो भी बताएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ लॉ पे ही बात होगा, ठीक है। और उसके बाद बहस के बाद क्या होगा, हाँ, जनरली बहस होता है दोनों में ही। हाँ, तो दोनों में ही होगा बहस, आपसी क्वेश्चन, सवाल जवाब, विटनेस के बारे में जो भी सब कुछ पूछा जाएगा। हाँ, तो ये तो केस टू केस, आर्गूमेंट को केस टू केस वेरी करता है। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है कि अब यही आर्गूमेंट होगा, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और 235 के अंदर क्या है कि या तो आर्गूमेंट के बाद या तो आदमी एक्यूटल कर देगा या कन्विक्शन कर देगा। या तो एक्यूटल मतलब या तो बरी कर देगा या तो जेल कर देगा, सज़ा सुना देगा। हाँ, तो अब क्या है कि पॉइंट ऑफ लॉ पर जब आर्गूमेंट हुआ, हाँ, और जज अब क्या करेगा, सज़ा सुनाएगा या एक्यूटल करेगा। तो अब जो भी 360 के अंदर एक्यूज्ड का ये पावर है, यानी पावर नहीं, एक्यूज्ड का एक राइट है कि वो जज को कन्विंस कर सकता है, बोल सकता है कि हाँ, इस केस में आपने आदमी को 5 साल का सज़ा सुनाया था तो मुझे 10 साल का सज़ा क्यों। तो जज चाहे तो कंसीडर कर सकता है, उसको भी 5 साल का सुना सकता है, हो सकता है 4 साल का ही सुना दे, तो ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब क्या होगा, अभी जजमेंट दिया नहीं है, हाँ, ना एक्यूटल किया ना कन्विक्शन किया, उससे पहले 236 को देखेगा, प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि पहले उसको जेल हुआ है कि नहीं हुआ है कभी, उसके बाद ही सज़ा सुनाएगा, एक्यूटल करेगा, उसको ऐड कर लेगा। तो अब क्या होगा कि सेक्शन 211(7) बोलता है कि आदमी जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो ये चार्ज भी मेंशन होगा। कहाँ मेंशन होगा,
चार्ज में जो चार्ज बनाया है ऊपर उसमें मेंशन होना चाहिए। हाँ, ये हो गया। और एक चीज़, ठीक है, या तो, और ये कंडीशन कब आएगा, जब 229 के अंदर ही प्रीवियस कन्विक्शन को देखा जाएगा और 235 के अंदर ही प्रीवियस कन्विक्शन को देखा जाएगा। हाँ, अब क्या है कि उससे पूछा जाएगा एक्यूज से कि क्या आप पहले कभी जेल जा चुके हैं, मतलब जेल जाना मतलब नहीं, जैसे कन्विक्टेड हो चुके हैं किसी अपराध में, वो बोलेगा नहीं। तो क्या होगा कि जब वो नहीं बोल देगा और कोई एविडेंस होगा तो फिर इसको भेज दिया जाएगा ढूंढने के लिए, यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको भेज दिया जाएगा आगे। हाँ, और इन्वेस्टिगेशन हो के आएगा, उसके बाद ही ये 235 को फॉलो किया जाएगा, यानी एक्यूटल और कन्विक्शन किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि 229 और 235 से पहले, यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि या तो उसको जब वो प्लीड गिल्टी कर देगा तब, या तो फाइनल जजमेंट होगा तब, इस दोनों कंडीशन से पहले आप प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में नहीं पूछ सकते। ठीक है, आप दो ही कंडीशन में आदमी को देख सकते हैं 236, जब या तो वो 229 के अंदर प्लीड गिल्टी कर दे कि हाँ मैं अपराधी हूँ, या 235 के अंदर वो केस हार जाए, तभी आप ये प्रीवियस कन्विक्शन का बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो गया इसलिए हम यहाँ पर बंद करते हैं। हाँ, और 237 बहुत लंबा है क्योंकि इसमें 8 क्लॉज है, तो इसीलिए